और बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं उत्कर्ष पांडे और आज अपन पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम। सर ये तो आप पिछले क्लास में बताए थे, है कि नहीं? हाँ पिछले क्लास में बताया था। क्या क्या छूट गया था यार पिछले क्लास में? कुछ तो छूटा था। आ जाओ उसे अपन आज देख लेते हैं। मतलब पिछले क्लास में बाबू जो मैंने बताया था ना, उसमें मैंने आप लोगों को केवल और केवल इंट्रो दिया था। देखिए यार टॉपिक इतना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कॉम्प्लेक्स है, एक बार में समझ में नहीं आता है, तो अपन इसे दो पार्ट में मतलब बताते हैं। पहली पार्ट में अपन इसका गॉस लॉ, अब तक अपन क्या समझे, अब तक तुम लोगों ने गॉस के नियम से, गॉस लॉ से बाबू क्या समझा? सर अब तक अपन ने समझा है ना गॉस लॉ में कि Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब ये टोटल फ्लक्स है। क्या है यह? सर टोटल फ्लक्स है। किसके थ्रू बाबू? किसी बंद तल पर, किसी बंद तल पर, कोई अपने पास बंद है, बंद तल है, ठीक है, ऐसे सर किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का बंद तल हो बाबू। एक चीज याद रखना, ये लाइन वाला नहीं है, ठीक है। ये बंद तल मतलब पूरा अपने पास वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम है अपने पास पूरा। ये मान लिया ये बंद तल है मेरे पास, तो इसके इसके इस पूरे बंद तल के थ्रू बाबू जो फ्लक्स होगा ना, वो फ्लक्स क्या होगा? सर वो फ्लक्स होगा ना Q इन, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा फाई S इज इक्वल टू फाई थ्रू सरफेस इज इक्वल टू फाई थ्रू सरफेस, सरफेस मतलब बंद तल, ठीक है, फाई थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इन मतलब सर, Q इन मतलब इसके अंदर जितना चार्ज है। क्लियर सी बात है? हाँ सर अब तक अपन लोगों ने इतना समझा, ठीक है। बाबू यहाँ क्या लिखा है? भौतिकी में गॉस का नियम वह नियम है जो कि आवेश के वितरण एवं उनके कारण, ठीक है, एक बार इसे लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। भौतिकी में गॉस का नियम वह नियम है जो कि विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, उनके कारण मतलब आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। क्या बाबू? ई, ठीक है, बात समझो। जो विद्युत आवेश के वितरण, विद्युत आवेश के वितरण, बात समझना, एक एक शब्द को ध्यान से देखो। विद्युत आवेश का वितरण मतलब आवेश किस प्रकार से अलग अलग ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे हैं, ठीक है, आवेश का वितरण कैसा है, आवेश का वितरण यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहां ज्यादा है यहां कम है, कैसा है, आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उनके कारण क्या बाबू? उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। क्या? ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर द होल एरिया इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट ओवर दैट एरिया। उस पूरे सरफेस एरिया के थ्रू बाबू ई डॉट डी का इंटीग्रेशन, यहां पे Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट का इंटीग्रेशन। गॉट इट? हाँ सर अपने को समझ में आ गया। क्या समझ में आया भाई तेरे को? सर फाई ई इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बड़ा बढ़िया समझ में आया तेरे को, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस नियम के अनुसार यह बात सत्य है कि किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा, वही बात जो मैंने लिखी, उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। पूर्ण विराम लगा लीजिएगा, पूर्ण विराम यहां नहीं है, यही सब मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं बाबू, पिछली क्लास में भी सब बताया था, ठीक है। और बेटर आते हैं, यहां मैंने कुछ बता दिया? हाँ बता दिया, अच्छी बात की, बताना चाहिए भी आप लोगों को। देखो बाबू अपने को थोड़ा समझना है, जैसे यहां पे पूरा डेल्टा ऐसे अपने पास, यहां पे बाबू क्या है, यहां पूरा सरफेस है, लेकिन यह क्लोज्ड नहीं है। क्या है? क्लोज्ड नहीं है। सरफेस की जो डायरेक्शन लेते हैं इससे 90 डिग्री लेते हैं तल से। हाँ सर ये आपने बताया है, अब तक मैंने ये सब बता दिया है, ठीक है। पूरे सरफेस का जो फ्लक्स निकालेंगे तो यहां पे ई डॉट एस से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो, बात समझना, अगर यहां पे बाबू पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या सर? अगर पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पूरे पे बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब सीधी सी बात समझो ना यार, मैंने राउंड वाला एग्जांपल दिया ना, सारे बाण आगे सीधे सीधे घुस रहे हैं, सीधे बाण आगे घुस रहे हैं, सीधे सीधे सीधे, और यहां पे तुम्हारा ढाल ऐसे लगा हुआ है, तो सीधे बाण आ रहे, मतलब बाणों की इंटेंसिटी क्या है? सेम है। जहां पे भी 10 बाण है, यहां पे भी 10 बाण है, यहां पे भी 10 बाण है, मतलब पूरे एरिया में एक लाइन में, जैसे एक लाइन में 10-10 बाण ऐसे लग रहे हैं, इसका मतलब समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वहां पे क्या होगा? ई डॉट एस डायरेक्टली लिख लिया, ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा। लेकिन बाबू अगर समान इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुई ना, तो अपने को किसी सरफेस में छोटा सा एरिया लेना पड़ता है, ds। क्या लेना पड़ता है?
ds, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं E। इसी को बाबू E डॉट ds को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे? E डॉट ds को इंटीग्रेट करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल करते हैं होल सरफेस के लिए, होल सरफेस के लिए पूरा क्लोज ए इंटीग्रेशन पे ए फाइल लगाने का मतलब क्लोज इंटीग्रल, और यहां एस लगाने का मतलब पूरे सरफेस पे। ठीक है, गॉट इट? हाँ सर, अपन समझ गए। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। हाँ समझ रहे हो कि नहीं? अपन एक डीएस छोटा सा एरिया लिए, उस छोटे से एरिया की डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, उस हिसाब से इंटीग्रेट करना होगा। अभी अपन आगे सीखेंगे, लेकिन बस इतना जान लो वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहां आओ, यह बाबू मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि जो अपना सरफेस होता है, ठीक है, जैसे सरफेस का जो भी वेक्टर हो, जैसे सरफेस की एरिया है ना, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सीधी सी बात है। अभी मैं आपको एक बार और इसके बारे में बताऊंगा, जब इसका एप्लीकेशन बताऊंगा तब और बेटर तरीके से बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लो, यहां पे ऐसे ढाल ऐसे थी, सामने थी, तो सीधे बाण आ रहे थे, ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे मान लो ये उंगली मेरी बाण है, ये 4 बाण है मेरे पास, एक प्लेट है, ऐसे गए ना, चारों डायरेक्ट गए, तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे जो अपन एरिया वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर पैरेलल लेते हैं, तो कॉस कितना हुआ बाबू? 0 डिग्री हुआ ना। कॉस यहां से एरिया वेक्टर ऐसे निकल रहा है और अपना बाण ऐसे जा रहा है, तो कॉस कितना हुआ? 0 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे ई और एस का डायरेक्शन ई पैरेलल टू एस। गॉट इट? हाँ सर गॉट इट। ठीक है, सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस परपेंडिकुलर है, लेकिन जो सरफेस की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, सॉरी सरफेस मत लिखो, एरिया वेक्टर लिख दो। जो एरिया वेक्टर है वो क्या है बाबू? समानांतर है। एरिया वेक्टर क्या है? समानांतर, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। लिख सकते हो एरिया वेक्टर लंबवत होता है एरिया वेक्टर तल के लंबवत होता है, एरिया वेक्टर तल के लंबवत होता है, ये लिख लो। यहां पे देख रहे हो कि जैसे यहां पे जो उसका एंगल बना है, थीटा एंगल बना है, ठीक है, ई और एस में एंगल कितना हुआ? अपन जैसे सरफेस के साथ एंगल ले लेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, जैसे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और 4 बाण ऐसे आ रहे हैं। देखो 4 बाण और सरफेस के बीच का एंगल क्या बन रहा है बाबू? देखो जरा ध्यान से, तो बता दूं, ऐसे बन रहा है सरफेस। देखो जरा ध्यान से देखो, ए वाला एंगल दिखाई दे रहा है ना, ए यहाँ पे, ए जो मेरा ए पॉइंट जैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, बाण ए है, सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा है। ए वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ए वाला, जैसे देखो यहाँ पे ए वाला जो एंगल बन रहा है, ए क्या है? सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन लोग जो सरफेस का एंगल लेंगे वही वाला लेंगे, ए वाला एंगल और यह वाला एंगल, ठीक है, मतलब 90 माइनस थीटा डायरेक्ट, सीधी सी बात है। एरिया वेक्टर बाबू तुम्हारा कैसा होगा? लंबवत होगा। बस यही बताने की बात है, एरिया वेक्टर अपने को ए वाला लेना है, एरिया वेक्टर। गॉट इट? यस सर गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। गॉस का नियम बाबू तुम लोगों को मालूम है, जो चार्ज अंदर रहेगा उसी के कारण अपने पास क्या रहेगा? फ्लक्स रहेगा। जो चार्ज बाहर है उसके कारण फ्लक्स 0 है। तो यहां पे फाई थ्रू सरफेस इज इक्वल टू 0, यहां फाई सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ हाँ सर क्लियर है। एप्लीकेशन के पहले अपन लोग थोड़ा सा चार केस होते हैं। देखो इसमें लिख लो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 4 केस लिखो। केस 1 बाबू क्या है? अपना जो सरफेस है, ऐसे लिखो, केस 1 क्या है? अच्छा चाहे कितना हो फोटो फाटो ले लो, जब तक अपने मतलब होता है ना कि एक कहानी सुनो तुम लोग। हमारे गुरु ने हमको एक बार कहानी सुनाई थी, बहुत ढंग की कहानी है। हाँ, हुआ ऐसा कि एक क्या था, एक गांव का बहुत ही मतलब जानती हो गांव के लोग बड़े भोले वाले होते हैं, तो गांव का बहुत भोला भाला आदमी था, उसका मुकदमा लगा। तो मुकदमा लगा, अब कोर्ट का वकील कोई कहा उससे, अब कोर्ट में भाई, कोर्ट का तो पूरा जानते हो अंधेर नगरी है वो, तो किसी को कुछ नहीं पता। आज आप बड़े कितने बुद्धिमान हो, कितने बड़े तुम इंटेलिजेंट हो जाओ, लेकिन आप प्रोफेसर बन जाओ, लेकिन बाबू जब तक कोर्ट कचहरी का सिस्टम पूरा अलग है, बाहर की दुनिया से अलग है। वो बाहर कुछ और बोलते हैं, बाहर बोलते हैं न्याय मिलता है, अंदर की बात कुछ और है। अंदर अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सरबाजी, टके सर खाजा वाला हाल होता है उधर। हाँ, जब हम वैसे खुद सोचो कि हमें गरीब मजदूर को हिंदी आती है, गरीब सब उसे कुछ मालूम नहीं है उसके केस में क्या हो रहा है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है उसके केस में क्या हो रहा है। और यहां तक कि जानती हो क्या क्या कहा गया है, खैर उस पर बात छोड़ो। वो बहुत भोला भाला आदमी था, अपने काम पे आते हैं। बहुत भोला भाला आदमी था। तो हुआ ऐसा कि केस लगा उसका मुकदमा,
तो गया राय लेने भाई कुछ लोगों से, कहा देखो ऐसा है, थोड़ा ढंग का वकील करना, जब लड़ैया होई तो जौन बा वकील ठीक रखियो। वो गांव में अपनी भाषा में बताया कि वकील ठीक ठाक देख के करियो, मजबूत वकील, जब लड़ैया हुई तो वह जौन बा जिताई। तो ये समझा कि अपने को वकील थोड़ा हट्टा कट्टा रखना है, और लड़ैया मतलब फिजिकल लड़ाई होगी। एक्चुअली वहां पे लास्ट में बहस होती है, कोर्ट में डिस्कशन बोलते हैं सर, कोर्ट में जो बहस होती है कोर्ट में लास्ट में, तो वो समझ रहा था कि लड़ाई होने वाली है फिजिकल। तो ऐसा समझ करके गया और कचहरी में देखा एक जूनियर वकील था, छोटा सा, अभी नया ज्वाइन किया था, लेकिन हट्टा कट्टा था, मोटा मोटा। उसे पकड़ा, कहा कि भाई तुम हमारे वकील बनोगे, तुम हमारा केस का बहस करोगे। वो कहा अच्छी मतलब बिल्कुल एकदम मछली खुद ही जाल में फंसने आई है। अब मछली जब खुद ही जाल में फंसने आई है तो कहाँ छोड़ने वाला है कि नहीं। तो उसने कहा कि भाई इतना पैसा लेंगे, उसने कहा पैसे की चिंता मत करो, तुम बस लड़ाई की तैयारी करो, लड़ाई में हमको जिता देना बस। तो हुआ ऐसा कि वह बंदा जो है जिसे केस मिला था, वो इधर उधर खींचता रहा, अंतिम में लड़ाई का दिन आया, और यह जो है पूरा उसे 6-8 महीने जो भी था, घी रबड़ी ये सब ले जा करके टाइम टाइम पे खूब खिलाता रहा, कहा कि और मजबूत हो जाए, और वकील को ही मजा आ गया है, रबड़ी खाओ, ये खाओ वो खाओ, गांव का फ्री मिल रहा है, खा पी के मजबूत हो गया है भी। अब था तो जूनियर वकील, अकल से तो उतना ही था। उधर अपोनेंट वाली पार्टी में जब बहस का दिन आया, तो अपोनेंट वाली पार्टी में बड़ा सीनियर एडवोकेट था, छोटा सा था वो, छोटा सा थोड़ा बूढ़ा भी था। तो जो आदमी था गांव का, वो देख के बड़ा हंसा, क्या इसे इसे तो बस 2 मिनट में भी हटा देगा। अब जज के सामने जज ने कहा पेश किया जाए, शुरू हो। तो अबे अपना हट्टा कट्टा बिल्कुल कुछ बोले ही ना, और एक कहे कि जो सीनियर वकील था हो गए वो पूरा बोले जाए, और एक केवल मुंह देखे बैठ करके। तो और ये जो महाशय थे बगल में, एक है, वकील साहब क्या कर रहे हो, अरे छोटा सा है, पकड़ के पोंगा उठा के पटको उसको। एक दो बार किया तो जो है वकील साहब जो है मतलब कुछ डांटे उसे, क्या कर रहा है भाई तू, ऐसे थोड़ी नहीं करते हैं। लेकिन अब वो बोले कि वो बोले तो बोले कि आप कोर्ट में उसे कुछ समझना है, जज को भी समझ में ना आए, और किसी को कुछ समझना है, बस वो कहे कि उठा के पटको उसके, उठा के पटको उसे 2-3 बार बोला। उसके बाद कहा कि आपन काम अपने ही कर पड़त है, उठा और धोती पहनी, धोती थोड़ा सा ऊपर उठाई बांधी, और जो सीनियर वकील था कॉलर पकड़ के उठा के पटका उसको। न जज को समझ में आए, ये ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, ऐसे कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। एक बार बहुत पुराना केस हुआ था, पुराने टाइम की बात है, 1970s की। तो उसे सीनियर वकील को उठा के पटका, और जज साहब भी देखते रह गए, सब लोग देखते रहे भाई हो क्या रहा है। तो वकील ने उनके समझाया कि सर बहुत भला आदमी है, ये लड़ैया को फिजिकल लड़ाई समझ रहा था। खैर उसे कुछ सजा नहीं दी गई, केस बेचारा जीता हारा जो भी होगा होगा। लेकिन अल्टीमेटली यही है, जब तक हम उसी तरीके से हम लोग भी है, चाहे अंदर अपन लोग कितनी डिजाइनिंग करवा लें, लेकिन जब तक आपन काम अपना ही हाथे करक पड़ा है, जब तक अपना फिजिकल काम ना चले तब तक मजा नहीं आता है। यह बताने का मेरा आशय था, इतना लंबा बताना पड़ा, कोई बात नहीं, और मजाक होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बाबू, पहला केस है, अपना जो सरफेस है ओ परपेंडिकुलर है, एस परपेंडिकुलर टू ई, मतलब क्या है, एरिया वेक्टर पैरेलल टू ई। एस क्या है बाबू, सरफेस कैसा है, सर सरफेस परपेंडिकुलर टू ई, एरिया वेक्टर पैरेलल टू ई, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, सॉरी ई ए cos थीटा, ई ए। पहला हो गया, हाँ सर केस 1 हो गया, ठीक है, केस 1 लिख लिया, हाँ सर केस 1 लिख लिया। दूसरा लिखो केस 2, केस 2 लिखना, सॉरी गलती हो गई, केस 2 में 2 बनाएंगे अपन लोग। यहां पे बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड बाणों की वर्षा ही ऐसे हो रही है, भाई महाराज रावण है, कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे बाणों की वर्षा ऐसे हो रही है। एक बच्चे का कमेंट आया, सर आप तो बड़े ज्ञाता हैं,
अरे बेवकूफ की ज्ञानवान हमारा 1 रुपए कोई ज्ञान नहीं है बाबू। रसिकों की चरण धूलि में बड़ी पावर होती है। संतों का जो है, भगवान ने कहा है अनुविद्याम अहम नित्यम पूये यत्तंग ह्रीड हुई, मैं संतों के चरणों के पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। थोड़ा मोड़ा हमने भी भगवान की कृपा से हमको ही मिली है, तो उसका पावर है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखो यहां पे बाबू क्या होगा, अपने पास ही है ना, अपने पास सरफेस के साथ एंगल मान लो, ये सरफेस के साथ बाबू मैं बताता हूं, सरफेस के साथ जैसे यहां पे जो सरफेस है इसके साथ एंगल कितना है 30 डिग्री मान लिया, थीटा ले लो। सरफेस के साथ एंगल बाबू कितना है सर, सरफेस के साथ अपन ने एंगल मान लिया थीटा, कितना बाबू थीटा, ई एंड सरफेस थीटा इज इक्वल टू, सरफेस ऐसे लिखो सरफेस में थीटा, तो इसका मतलब ई एंड ए वेक्टर में एंगल कितना होगा बाबू 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने पास जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, ऐसा, ए वेक्टर ऐसा है और ई वेक्टर ऐसा है। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ सॉरी गलती हो गई, अब ये तो अपने हिसाब से बताना होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करके। ए वेक्टर ऐसा ले लेंगे, ए वेक्टर, ठीक है, तो ए वाला एंगल बाबू कितना हुआ ए और ई के बीच के 90 माइनस थीटा। गॉट इट? हाँ सर आई गॉट इट, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं केस 2 में। देखो यहां पे बाबू ई ऐसे, सॉरी गलती हो गई। अच्छा दिमाग में कुछ और चले तो यही सब होता है, मैं गलती बहुत करता हूं यार। सही किए दे रहा हूं मैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बाबू सरफेस, बात एक ही है, ठीक है, बस कान इधर से पकड़ा कान उधर से पकड़ा, एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, वही है ई डॉट ए इज इक्वल टू फाई, दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, यहां पे लिख लो बीटा, इसे लिख लो, इसको 90 माइनस बीटा, ताकि इसे थीटा लिखने में सही हो। फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, एक बार में क्लियर हो गया, खत्म बात यार। बाकी तुम लोग समझदार हो, जानते ही हो। तीसरा केस देखते हैं अपन, तीसरा केस इंपॉर्टेंट है बाबू। तीसरा केस ध्यान दो, अब तक तो बच्चों वाली बात थी। तीसरा केस मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैं कप पे पानी पी लूं, हाँ फिर बात करेंगे अपन लोग। तुम लोग दिखा क्यों पीऊंगा, तुम लोग को पानी पीने का मन कर जाएगा, क्लास छोड़ के चले जाओगे मेरी। सॉरी कुछ और देखना पड़ेगा, इतना पानी मैं नहीं पी पाऊंगा। क्या है यार कुछ एग्जाम्पल? हाँ मिला, ढक्कन देखो रे, देखो ये ढक्कन है, हाँ सर ढक्कन है। मान ली इसे भाई मैंने ढक दिया, 3 उंगली से ढक दिया, हाँ सर ढक दिया। ये देख ये पूरा क्लोज सरफेस है ना, पूरा क्लोज सरफेस है कि नहीं है? हाँ सर पूरा क्लोज सरफेस है, ठीक है, पूरा क्लोज सरफेस है ना। ये बता इस पूरे के कारण बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूं कि इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, लेट कर लो इस सरफेस के थ्रू बाबू कितना है फ्लक्स, पाई है। पाई S1 के थ्रू बाबू सरफेस फ्लक्स कितना है, पाई इज इक्वल टू फ्लक्स S1। S1 का फ्लक्स कितना है बाबू, पाई है, क्लियर है बाबू। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जा रहे हैं इस सरफेस से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फ्लक्स का सीधा सा मतलब है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं सरफेस से, सरफेस से, तल से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, इसको कौन बताता है सर? इसको बताता है फाई। क्लियर है? हाँ सर फाई क्लियर है। ये बताओ इसके थ्रू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, ठीक है, अगर मैं इस ए जिस भी बर्तन का ढक्कन होगा, जैसे मान लो, अब बात समझो जरा मेरी, ए सरफेस देख लिए,
ठीक है, जरा सा ध्यान से देखो अब मुझे। मैं कह रहा हूं मेरा बाबू S1 यहां मैंने लगा दिया, S1 लगा दिया। अब S1 के नीचे मैं 4 सरफेस बना रहा हूं, ठीक है। S1 के नीचे बाबू मैंने 3 सरफेस बना दिया, एक और 10 बना दो, क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। S1 के नीचे 4-5 बना दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं अगर बाबू मेरा चार्ज है यहां पे, क्या बाबू, Q है यहां पे, Q के कारण S1 पर फ्लक्स कितना आया सर, S1 प्लस फ्लक्स आया अपने पास कितना, पाई। कितना आया बाबू फ्लक्स, फ्लक्स x1 इक्वल टू पाई। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो तीनों सरफेस बने हैं ना, तीनों सरफेस देखो, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। सरफेस 1 वाला बाबू ऐसे गया है, ये पार्ट बाबू खुला हुआ है, याद रखना। अगर खुला नहीं होगा, पूरा बंद हुआ तो 0/100, क्यों, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है। देखो ध्यान से इस वाले में, ये पूरा सरफेस बाबू देखो ध्यान से, एक खुला हुआ कहां है सर, ये पूरा बंद है ना, देखो ना, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये तो पूरा बंद है ना बाबू। अगर यहां पे मान लो ये सरफेस ऐसे खुला होता, क्या ये सरफेस ऐसे खुला होता, तो बाबू यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर जाती इस सरफेस से, तो यहां पे क्या होता, कुछ ना कुछ फ्लक्स आ जाता। नहीं समझे, समझ गए सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गई, क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गई तो अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस कर रही है तो फ्लक्स आएगा, लेकिन दोनों साइड से क्रॉस नहीं। सीधी सी बात है, तुम समझ गए होगे कि अगर कटोरी है, कटोरी के थ्रू फ्लक्स आएगा, कटोरी के ऊपर ढक्कन बंद कटोरी ढका तो उसके थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर चार्ज, क्योंकि क्यों देखो, y क्लोज इज इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, q इन नहीं है तो फ्लक्स 0 हो गया, सीधी सी बात है, q इन नहीं तो फ्लक्स 0। आते हैं बाबू फिर से अपने केस पर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, थर्ड केस जो मैंने लिया है, केस थर्ड, सॉरी 3 ऐसे लिख रहा हूं ना, केस थर्ड जो मैंने लिया है वो मैंने ये बताने के लिए लिया है कि फाई, सॉरी इसे S2 लिखो, इसे S3 लिखो, इसे S4 लिखो, अब ये अपना S1 था ना, तो फाई S1 इज इक्वल टू फाई S2 इज इक्वल टू फाई S3 इज इक्वल टू फाई S4। और याद रखना S3 S4 S2 तीनों अलग अलग सरफेस हैं, कोई भी क्लोज्ड सरफेस नहीं है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस नहीं है। मतलब सीधी सी बात समझो, पेपर है बाबू, इस पेपर के थ्रू कितना है, इस पेपर के थ्रू अपने पास फ्लक्स है, इस पेपर के थ्रू फ्लक्स है फाई। अब इस पेपर के पीछे, इस पेपर के पीछे मैं एक गत्ता चिपका दूं या घर का, मतलब बस इतना ही बड़ा उसका मुंह होना चाहिए, बाकी पीछे कुछ भी हो, क्या चीज सर, इतनी ही एरिया उसकी खुली होनी चाहिए, इतनी ही एरिया उसकी खुली होनी चाहिए, बाकी पीछे कोन हो, बाकी पीछे सिलेंडर हो, बाकी पीछे कुछ भी हो, अपने को फर्क पड़ने वाला नहीं है। फाई कितना होगा सर, जितना फाई S1 के थ्रू था, सीखे, ठीक है। इसे बाबू हम लोग लिखेंगे कप प्लेट रूल, हमारा दिया हुआ नाम है, इसे लिखते हैं कप प्लेट रूल। क्या, कप प्लेट, हिंदी में प्लेट बोलते हैं ना, कप प्लेट रूल, नियम, कप प्लेट नियम, कप प्लेट, प्लेटवा ले आओ रे, क्या करता वे, अरे नहीं दिमाग खराब कैले बड़े, इतना मेरे तक कहनी है कप प्लेट धो के रख दिया है, कप प्लेटवा धो के रख दिया कर। ठीक है। अच्छा अपन लोग गाँव में तो यार प्लेट प्लेट टाइम टाइम पे निकलती है, अपन लोगों के टाइम में थरिया चलती है बड़ी बड़ी। आप लोगों का किसके किसके घर पे अभी भी मौनी यूज होती है, मौनी, तो लोग तो गांव से हो, याद करो शादी में, बिहार में तो जनरल नियम है, शादी में औरत लोग ढेर सारी लेकर के आती हैं, वो लोग जिसमें, भाई मेरी हुई नहीं, मैं जानता हूँ, मैं सहबाला बना था ना चाचा लोगों के, तो अपन लोगों को मालूम है, वो इतनी बड़ी बड़ी मौनी आती है, दुल्हन लोग उसी मौनी में पैर डाल डाल करके आगे बढ़ती हैं, याद करो, है ना। एक दिन बड़ी इज्जत होती है क्योंकि डेली तो गाली खाने को मिलती है, तो एक दिन इन लोगों का इतना इज्जत होता है, मौनी में पैर डाल के आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो वो जो मौनी रहती है, वो मौनी के ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है, उसे समझिए
कि ढक्कन के ऊपर सरफेस ढक्कन होता है, मोनी का बढ़िया ढक्कन होता है, ठीक है। ढक्कन के ऊपर कितना है फ्लक्स, फाई, तो मोनी के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फाई, सीधी सी बात है। हाँ समझदार तो ही तुम लोग। अभी रुक जाओ भाई, केस 4 भी है एक बाबू, क्या है, क्या है बाबू, केस 4। सोचिए आप लोग जरा सा, केस 4 क्या हो सकता है। सारी चीजें तो बाबू मैंने आप लोगों को बता दी हैं, है कि नहीं। हाँ सर, आपने सर ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं जो आपने ना बताया हो। लमसम बाबू मैंने हर चीज आप लोगों को बता दी। अब बताइए केस 4 में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। अभी कुछ बाकी है बाबू, एक चीज बाकी है, बताइए आप हमको। सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। मैं अभी तक इंटीग्रेशन के बारे में जरा सा कुछ बताया नहीं हूं। हाँ सर, इंटीग्रेशन के बारे में सर अब तक आपने कुछ भी बताया नहीं है। तो अब बाबू बात हो सकती है किसकी, इंटीग्रेशन की। किसकी, गलती हो गई, हाँ अपने पास बाबू अगर चार्ज है यहाँ पे, क्यू है, ठीक है, क्या है बाबू, क्यू है। तो तुम लोग मुझे बताओ इसके थ्रू, क्या बाबू, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। सर फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बस यही बताना था, इंटीग्रेशन नहीं बताना था। नहीं समझ में आया। फाई इज इक्वल टू, केस 4 क्या है, अपने पास अगर एक क्लोज सरफेस है, अपने पास क्या है बाबू, सर अपने पास अगर क्लोज सरफेस है तो वो क्लोज सरफेस कैसा भी होगा, क्या बाबू, क्लोज्ड सरफेस कैसा भी होगा। चौथा नियम वही ऑलरेडी वो पढ़ चुके हो, ये वाला यही है कि अंदर चार्ज रहेगा तो उसका आएगा, बाहर चार्ज रहेगा उसका नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल और अपन लेंगे, एक एग्जांपल इसका लेना है अभी, वही बताते हैं किस फॉर्म में। बोला था ना, सोच लो तुम लोग। एक ये होगा, दूसरा है बाबू कैसा भी होगा S2 फाई S1, यहां लिख लेना, फाई S1 इज इक्वल टू फाई S2 इज इक्वल टू क्यू इन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बाकी बाबू तुम कैसा ही बना लो, अगर उसके अंदर सरफेस, अगर उसके अंदर अपना चार्ज नहीं आएगा तो 0/100 होगा। हाँ सर क्लियर है, केस 4 मैं समझ चुका हूँ। इसमें एक चीज और बताते हैं अपन, एक चीज जान लो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से है, क्या बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से है। अच्छा देखो, जब भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी आएगी, कैसे भी रहेगी, अपन बस इतना जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है चार्ज के कारण, किसी आवेश के कारण। आवेश ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण है। आवेश अगर विद्युत क्षेत्र का कारण है तो आवेश इधर कहीं ना कहीं कुछ होगा, या आवेश इधर कहीं ना कहीं कुछ होगा। निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, सीधी सी बात है। मतलब आवेश कुछ इधर होगा या इधर होगा। अगर अपने को आवेश दिखाई नहीं दे रहा है तो अपन मानेंगे कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में, इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं आवेश है, ठीक है। ये अपने को जाहिर सी बात है कि आवेश कहीं ना कहीं है, यहां कहीं बीच में नहीं है। अगर मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने भी क्या दे दिया, क्लोज सरफेस दे दिया, तो फाई क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू इन इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज क्यू इन इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख लो ना, इज इंप्लाइज दैट, नहीं, क्यू इन इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट फाई क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ए क्लोज सरफेस ही है तो फाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ ऐसे लिख सकते हो, देखो कुछ लोग फाई सी लिखते हैं, कुछ लोग फाई एस लिखते हैं, कुछ लोग फाई ए लिखते हैं एरिया के थ्रू। मैं इनमें से किसी के साथ नहीं चलता हूं, मैं सब लिखता हूं। हाँ कुछ लोग होते हैं कि नहीं ऐसा ही लिखा जाएगा, जैसे कुछ लोगों का ऐसा सोच होता है कि अपन केवल एक ही पढ़े, कि या तो मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कि एक ही एक ही वो टर्मिनोलॉजी लेके चलते हैं। मैं इसमें कभी नहीं रहता, मैं कभी डीएस लिखता हूँ, कभी डीएन लिखता हूँ, कभी कुछ भी लिखता हूँ, ताकि हमारे बच्चे भी केवल कॉन्सेप्ट पे जाएं, शब्दों पे ना जाएं, है कि नहीं। शब्दों में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। अब इतने में छोटा बाबू अनुप्रयोग करने के लिए अब आते हैं एप्लीकेशन पे। गॉस लॉ अप्लाई कैसे करेंगे, क्या चीज, सर अपन लोग गॉस लॉ अप्लाई कैसे करेंगे। मैं सोच रहा हूं थोड़ा क्वेश्चन करा लूं, चलो एप्लीकेशन सिखा के फिर क्वेश्चन करेंगे। हाँ बाबू सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, एरिया वेक्टर फाइंड करना। एरिया वेक्टर बाबू तुमको दिखाई दे रहा है, हाँ सर एरिया वेक्टर हमको दिखाई दे रहा है।
ऐसे बाबू एरिया वेक्टर फाइंड कर लोगे, परपेंडिकुलर होगा इसे 90 डिग्री पे, सरफेस के 90 डिग्री पे क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। दूसरा काम क्या है बाबू? सर दूसरा काम ये है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। दूसरा काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। अपना ए वेक्टर तुमने पीछे फाइंड किया, हाँ सर स्टेप 1 में ए वेक्टर फाइंड कर लिया, तो ए वेक्टर का ई के साथ, ए बाबू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, ठीक है। ए का ई के साथ बाबू कितना है, एंगल अगर थीटा आ रहा है तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अपने को बाबू अब अपने को निकलना आ गया ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कहीं पे कि फ्लक्स निकाल दो इसके थ्रू, तो निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे। ठीक है अभी देख लेंगे बाबू, चिंता मत करो, आ जाओ क्वेश्चन कर लो। हाँ क्वेश्चन कर लो। जैसे E इज इक्वल टू ऊपर नहीं देखता हूं, सोचता हूं 3/5। अच्छा रुको ऐसे रख देता हूं 3/5 ई नॉट प्लस 4/5 ई नॉट, आसान कर दिया थोड़ा सा, आई कैप प्लस जे कैप। देख लिया? हाँ सर ऐसा है बाबू, आई कैप जे कैप तो देख ही रहे हो। मैं कह रहा हूं 2 मीटर पर, 2 मीटर पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सॉरी, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। एरिया कितने है बाबू? 2 मीटर स्क्वायर है, और ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, कैसा है? रेक्टेंगुलर तल, मतलब समझ रहे हो, रेक्टेंगल मतलब चतुर्भुज वाला, चतुर्भुजी तल है। और ये रखा कहां पे है? वाईजेड प्लेन में रखा है, वाईजेड प्लेन, वाईजेड तल में रखा हुआ है। क्या बाबू? वाईजेड तल में रखा है। चलो बताओ ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू कैसे कुछ दे देगा, अगर कोई क्वेश्चन आया तो ऐसे देगा, ई नॉट की वैल्यू कुछ दे देगा ऐसे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2.0 इंटू 10 की पावर -3, नहीं -3 कम हो गया ना काफी, 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ऐसे ले देगा, कुछ दे देगा ऐसे, 10 की पावर 3 देगा, 10 की पावर 4 देगा, 10 की पावर ऐसे ऐसे देगा अच्छा खासा, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। मुझे बता दो तुम लोग फाई, फाई कितना होगा, ठीक है जल्दी बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा रोक के करना, मैं बता रहा हूं। देख बाबू तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसी है, देखो सीधे मानो, ठीक है, आई और जे है ना, अपन ले लेते हैं इस बोल्ड को एक्स वाई प्लेन, क्या लेते हैं? एक्स वाई प्लेन। क्या लेते हैं बाबू? एक्स वाई प्लेन। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को, तो कितना बढ़िया बाबू, मैं आजकल मैं स्मार्ट टीचर बनता जा रहा हूं, देख रहे हो तुम लोग। सर पहले आप बेवकूफ टीचर थे। हाँ यार देख यार, मैं हूं तो मैं अभी भी बेवकूफ, ठीक है, मैं इसमें कोई वो नहीं मानता हूँ, हाँ हूं तो मैं अभी भी बेवकूफ ही, समझदार नहीं हुआ हूं। और एक बात केवल मैं कह सकता हूं कि मैं बुद्धिमान आदमी हूं ना। अच्छा चलो तुम लोग एक बात समझो, अपन लोग स्कूल क्यों जाते हैं, मतलब कहीं भी क्यों जाते हैं? अच्छा बनने के लिए ना, अच्छा बनने को। इसका मतलब अभी अपन बुरे हैं, सीधी सी बात है भाई, अभी हम बुरे हैं, करंटली हम क्या हैं? बुरे हैं, तो हम अच्छा बनने को जाते हैं। लगी लगी बात ना दिल पे? हाँ ये नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां हैं तुम एक बार ढूंढ के देखो अपने अंदर, अपने ऐबों पर गौर कर, अपने दिल को पाक कर। हमारी ब्रज परिकरी दे दी हैं, बहुत ही मतलब कि बोलती हैं राशेश्वरी महाब्रज परिकरी दीदी, उन्होंने बहुत शानदार एक शेर बोला था, अपने ऐबों पर गौर कर, एक मुसलमान फकीर थे उनकी बात है, अपने ऐबों पर गौर कर, जो अपनी कमियां हैं उन पे गौर करो, अपने ऐबों पर गौर कर, अपने दिल को पाक कर। दिल को पाक करना मतलब अपना जो हृदय है उसे शुद्ध करो, अच्छा बनाओ, अपने अच्छे बनो, अच्छे इंसान बनो, मन से इतना अच्छा करो, मन से सदैव दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचो। तो अपने ऐबों पर गौर कर, अपनी कमियों को देखो, और कमियों को दूर करके अपने दिल को स्वच्छ बनाओ। अपने ऐबों पर गौर कर, अपने दिल को पाक कर,
क्या हुआ, क्या हुआ इस मुल्क में, क्या हुआ गर खल्क में तू बादशाह मशहूर है। क्या हुआ गर खल्क में तू बादशाह मशहूर है। क्या होता है, क्या मतलब क्या फर्क होता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा कह दूं, बगल वाले तुम्हें बहुत अच्छा कह दें, तुम अपने आप को जानती हो अंदर से कितने बड़े दुष्ट और कमीने आदमी हो तुम, है कि नहीं। तो क्या हुआ तुम मेरी बड़ाई करोगे सर बहुत अच्छे हैं अच्छे हैं, ये तो मैं ही जानता हूँ ना मैं अंदर से कितना बड़ा दुष्ट हूँ, मैं अंदर से कितना पापी इंसान हूँ, कितना मतलब कितनी अरबों कमियां हैं मुझ में, ये तो मैं ही जानता हूँ। तुम्हें तो भाई मैं वही दिखाऊंगा जो तुम देखोगे, मैं तो वही दिखाऊंगा ना जो मैं जो दिखाता हूँ, शो ऑफ करता हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने को अच्छा प्रकट करता हूँ। सभी लोग अपने इस माइंड के अनुसार, हम लोग करते क्या है आखिर, क्यों हमें टेंशन रहती है कि सामने वाला हमें क्या बोलेगा, इसीलिए ना सामने वाला हमें क्या बोलेगा ये सोच करके हम काम करते हैं। व्हाट विल द अदर पर्सन से अबाउट अस, उसका क्या व्यू बनेगा मेरे अबाउट। मैं कहीं भी काम करता हूं तो अपने आप को शो क्यों करता हूं, क्योंकि भाई अपने आप को मैं अपना आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, आप क्या राय बना रहे हो। अगर मुझे आपकी राय से फिक्र ना हो तो हो सकता है मैं कई ऐसे काम करूं जो मैं करना चाह रहा हूं, प्लस समाज अलाउ नहीं करता है कि नहीं। थोड़ा समझना इस बात को, अच्छा बनने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अपन बुरे हैं, ये मानना होगा, ठीक है। अब और अच्छा वाला मत करना कि सर और अच्छा बनने का, अपन बुरे हैं माना करो, हाँ बुरा मानने में भलाई है। अपने आप को बुरा मानोगे ज्यादा सुधार हो सकता है, अच्छा मानोगे तो जैसे 90 से 100 जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन 20 से 80 जाने में बहुत आसानी है, ठीक है। E इज इक्वल टू ई बाई 5 ई नॉट आई कैप। एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी है ना हिंदी में, क्या होता है इसमें, केमिस्ट्री में एफिनिटी हाई हो जाती है अच्छा बनने की अच्छाई की एफिनिटी बहुत हाई। बाबू देखो अब तक तुमने कर लिया होगा, मैं बता रहा हूं अपन क्या करते हैं, इसे ले लेते हैं बाबू वाई, इसे ले लेते हैं एक्स। जेड क्या हुआ मेरा, जेड ऐसे वैसे लिखेंगे नहीं, ऐसे थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, एक्स वाई जेड बाहर। बाबू जेड कैसे आया, सर जेड बाहर निकल रहा है, ठीक है क्लियर है, जेड बाहर निकल रहा है ना। वाई जेड प्लेन बाबू क्या होगा, सर वाई जेड प्लेन हुआ ना, मतलब सर मेरा वाई जेड प्लेन जरा देखो ध्यान से, ये ऐसे है ना, ऐसे आ रहा ना, वाई जेड प्लेन क्या होगा बाबू, ए जेड प्लेन ए वाई प्लेन, तो वाई जेड प्लेन बाबू ऐसे होगा। वाई जेड प्लेन मतलब बाबू क्या हुआ, जैसे मान लो कि यहां पे एक पेपर ऐसे रख दिया गया, वाई जेड प्लेन बाबू क्या हुआ, ऐसे एक पेपर रख दिया गया, देख रहे हो ना, देखा इसके ठीक परपेंडिकुलर रखा गया है। वाई और जेड प्लेन बाबू क्या हुआ, इसके ठीक परपेंडिकुलर मैंने पेपर एक रख दिया, ठीक है। इसका इस पेपर का एरिया कितना है सर, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है क्लियर है ना। हाँ सर इस पेपर का एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपनी बाबू जो रेज जा रही है, अपनी जो रेज जा रही है वो कैसे जा रही है, सो 3/5 ई नॉट 4/5, 3/5 प्लस 4/5। देखो बात समझो, 3/5 4/5 छोड़ो, 3:4 का रेशियो है ना, 3i प्लस 4j कैप। अरे इसको 5 को हटा करके यहां ले आओ, हटा दो इसको, 5 को ई नॉट में जोड़ दो। अब क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ, ई 3i प्लस 4j, मतलब 3i प्लस 4j, क्लियर है ना, हाँ सर क्लियर है। मतलब अपनी जो बाबू रेज जा रही है वो ऐसे जा रही है, क्लियर है, हाँ। अपना पेपर कैसे आया बाबू, अपना पेपर ऐसे आया, ध्यान दो जरा सा, पेपर ऐसे है रेज ऐसे हैं, पेपर ऐसे है रेज ऐसे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। रेज बाबू कितना एंगल बना रही है, सर यहां से एंगल बन रहा है बाबू, ये 3 है ये 4 है। तुम लोग जानते हो जब 4/3 होता है तो कितना डिग्री एंगल होता है, 53 डिग्री का। यहाँ 53 डिग्री का एंगल है बाबू, क्या चीज, यहाँ 53 डिग्री का एंगल है, तो खुद सोचो यहाँ पे बाबू एंगल कितना होगा, सर यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ना, अपना सरफेस में दिखा रहा हूं तुमको, मेरा सरफेस ऐसे है, ठीक है। यहां बाबू इससे ये जो मेरे सरफेस की लाइन है, इससे जो बाबू मेरा एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, सर ये बन रहा है आपका 37 डिग्री का। इसका मतलब ये छोड़ो, अपना जो परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे, वाई जेड का परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, 53 के साथ वो परपेंडिकुलर कितना होगा 53 डिग्री। कॉस थीटा कितना आया 53 डिग्री, थीटा कितना आया 53 डिग्री, कॉस थीटा कितना होगा सर 3/5, कर लेना आंसर, ठीक है। हाँ सर क्लियर है, कॉस थीटा कितना आएगा सर 3/5 आएगा।
ई ए कॉस थीटा लगा लोगे? हाँ सर लगा लेंगे, ई ए कॉस थीटा लिख लेंगे अब अपन, ठीक है। बाकी एक और तरीका था ई डॉट ए का, ई डॉट ए का, क्योंकि ए का अपन लोग एरिया ए को अपन ले लेते, ई ए वेक्टर को ले लेते 2 मीटर स्क्वायर, कैसा बाबू, आई कैप। वाई जेड प्लेन का क्या होता है बाबू, आई कैप हो जाता है, डायरेक्टली कर लेना, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, जेड कैप को छुआ भी नहीं, ठीक है। हाँ सर क्लियर है, दोनों क्लियर है अपने को, गॉट इट। हाँ सर आगे बढ़ते हैं बाबू। गॉस के नियम के अनुप्रयोग बाबू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ठीक है। पहला केस ए है, दूसरा केस ए है, इसमें बाबू, अच्छा ये वाला केस भूल गया मैं, यही होता है केस, इसीलिए लिखना पड़ता है, बाकी तुम लोगों को पता तो है ही, लिखा है। अरे ये बताया ना, इसके साथ में एक थर्ड केस लिखना था यार, थर्ड वाला जरा जोड़ लो। इसी उसी 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 में ये जो केस वन है ना, केस वन में ही तीन बातें करते हैं कॉस थीटा ना। एक होता है बाबू कि ई के साथ पैरेलल जा रहा है, क्या ई के साथ, ये तीसरा लिख लो इसी में, इसमें दो फिगर बनाए हो ना, एक फिगर और बना लो, उसमें ऐसे कर लो, अरे कहीं जगह वो बना लो यार, नहीं तो बाकी तुम लोगों को आता है ही, ठीक है, ऑलरेडी बताया हुआ है। अपना सरफेस जो है ना बाबू, ए इसी ऐसे आ रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, ई पैरेलल टू सरफेस, ई परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख लो, फाई इज इक्वल टू 0, फाई सरफेस इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले या फिर फाई सरफेस इज इक्वल टू 0, डिग्री नहीं 0, ठीक है। हाँ सर समझ गया मैं, आते हैं बाबू। गॉट इट, हाँ सर गॉट इट। आगे बढ़ते हैं बाबू। गॉस के नियम का सेकंड अनुप्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग यही है, किसी सरफेस के थ्रू जब आपको कैलकुलेट करना होगा, सरफेस की एक छोटी सी एरिया पकड़ोगे, क्या, डी ए वेक्टर, क्या बाबू पकड़ा तुमने, डी ए वेक्टर, ठीक है। हाँ सर डी ए वेक्टर पकड़ लिया बाबू। इस डी ए वेक्टर को अब तुम, इस डी ए वेक्टर के साथ तुम अब अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर, उसका डॉट प्रोडक्ट कराओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ऐसे है, हाँ सर क्लियर है। तो अपना बाबू डी फाई कितना हुआ सर, डी फाई हुआ अपना ई डॉट डी ए, क्या बाबू, ई डॉट डी ए पीछे इसलिए ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गॉट इट। ऐसा कहीं लिखा है डेल फाई आई इज इक्वल टू ई आई डेल आई, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बात एक ही बोल रहा है, डी बोले डेल बोले, डेल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में, ठीक है, वो एक की बात कर रहा है, डेल फाई आई कैप, आई की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पे डी फाई का मतलब डी, सॉरी अपन ऐसे लिखते हैं, डी ए वेक्टर का मतलब हो जाता है डी ए एक्स प्लस डी ए वाई प्लस डी ए जेड। ए वेक्टर में ए में चेंज, मतलब ए एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ठीक है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, देखो यहाँ पे आ गया ना डी ए, क्लियर है, कभी यहाँ पे डेल लिखे तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गॉट इट। अपन इसे, इसने डी ए को ऐसे लिखा हुआ है, डी ए इज इक्वल टू डेल ए आई प्लस डेल ए वाई और जे, डेल ए जे प्लस डेल ए के, ठीक है, इसलिए इसने ऐसा लिखा हुआ है। ई को उसने लिखा हुआ है ई आई प्लस ई जे प्लस ई के, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आप लोग कभी भी किसी से घबराया मत करो, बस उसे देखा करो कि बता क्या रहा है, भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे मत जाओ, ठीक है। इसीलिए मैं उल्टी सीधी चीजें दिखा देता हूं कि आप लोग, ठीक है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यहां देखो बाबू, हर जगह पे तुम्हें इस प्रकार से ध्यान रखना होगा, तुम्हें हर सरफेस के हर पार्ट पे, क्या बाबू, तुम्हें सरफेस के हर पार्ट पे ध्यान रखना होगा कि ए एंगल चेंज तो नहीं कर रहा है, क्या चीज, ई डॉट डी ए चेंज तो नहीं कर रहा है, मतलब क्या बदल रहा है अपने को देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है या थीटा चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है अपने को ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे सिंपल काम होने वाला नहीं है, गॉट इट।
हाँ सर, अपन समझ रहे हैं कि ऐसे सिंपल काम होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन करने पे। गॉस का नियम लास्ट बाबू ये पार्ट लिख लो। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन, आनंद तल पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। ज्ञात करिए, याद करिए। अब क्वेश्चन करेंगे बाबू। अब अपन लोग क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। आनंद तल पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। सीधी सी बात है, इसका ले लो परपेंडिकुलर। बाबू देखो क्या, ए बताओ, ए वाली लाइन जो है किसके है? इसके परपेंडिकुलर है ना। ए वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ए ऐसे है ना, हाँ क्लियर, ऐसे है। ऐसे बना लो। ए बताओ कितना डिग्री है? 20 डिग्री। ए कितना होगा बाबू बताओ? ए 20 है ना, ए तो 90 है। ए 20 तो ए भी 20, ए कितना हुआ 70। ऑलरेडी बताया हो कि 90 माइनस थीटा होता है 70। ई डॉट ई और ए के बीच में क्या? ई ए कॉस 70। डन है? हाँ सर डन है। कर लो भाई। 4 मीटर स्क्वायर एरिया हो गई। ई 100 न्यूटन पर सेकंड। भाई कितना हुआ? ई डॉट डी ए ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा कॉस 70। 30 कर लेना था, 30 और 60 बेटर होता। 30 कर लो तो कॉस 60 हो गया। 30 कर लो इसको, 30 कॉस 60। कॉस 60 मतलब हाफ। 100 चुको 400 मतलब 200। कितना? इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट होती है। सर यूनिट तो सर हम लोगों ने एक ही बार में पढ़ ली थी। उसके बाद से अपने को बस केवल फार्मूला चाहिए था। क्या चाहिए था? फार्मूला चाहिए था। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे नहीं मजा आएगा यार। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा 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 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 1 ए, चलो छोड़ो ऐसे लो। एक चार्ज है बाबू क्यू। मैं कह रहा हूं यहां पर बाबू मैंने एक पेपर रख दिया। क्या रख दिया? पेपर रख दिया। बताओ इस पेपर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? क्या? यहां मैंने एक स्क्वायर रख दिया। क्या रख दिया? स्क्वायर। इस स्क्वायर के थ्रू बाबू फ्लक्स कितना होगा बताओ? हाँ मतलब बाबू एक स्क्वायर है, स्क्वायर रिंग है। क्या? स्क्वायर रिंग, सॉरी पेपर नहीं, स्क्वायर रिंग है। बताओ। पेपर इसके बाद रखूंगा। पहले स्क्वायर रिंग रखो, फिर स्क्वायर वाला पेपर रख दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन 1 बी, क्यू है, उसके सामने बाबू ऐसे मैंने पेपर रख दिया, स्क्वायर पेपर। पाई ए डिस्टेंस बाबू दे देता हूं। यहां पे डिस्टेंस है बाबू a/2। ठीक है, यहां पे भी डिस्टेंस है a/2 और ये परपेंडिकुलर रखा है। कैसे रखा है? परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे चार्ज यहां पे है बाबू, क्या बता रहा हूं, चार्ज यहां पर है तो ठीक इसके बीचों बीच सेंटर से दूरी पे है। ठीक है, इसके सेंटर से बाबू दूरी है, सेंटर से भी दूरी कितनी है? क्यू a/2। ठीक है, सेंटर से दूरी a/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से a/2। यहां पे भी वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से a/2। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ, a/2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से। एक बार मैंने ए सीट रखी है, एक बार मैंने स्क्वायर रिंग रखी है। रिंग समझते हो ना? घर जब बनता है तो वहां पे क्या होता है, ए लोग, एक कौन लोग, एक क्या होते हैं, इंजीनियर लोग आते हैं देख देख करके तो बताते हैं कि इसमें इतना छल्ला पड़ेगा, इसमें इतना छल्ला पड़ेगा, यही छल्ले वाला। ठीक है। एक बार मैं गुजरात गया था और गुजरात में मेरी हुई थी लड़ाई। उस टाइम में बहुत दुष्ट बालक हुआ करता था। मैं पकड़ के पीटने की बात किया करता था। वैसे मैं कमजोर ही था लेकिन बस पीट दिया करता था। मजाक कर रहा हूँ रे, आज तक मैंने किसी को नहीं मारा है। पीट गया हूँ लेकिन पीटा नहीं हूँ किसी को। अलाउ ही नहीं होता, हाथ ही नहीं अलाउ करता है मेरा। बड़ी दया आ जाती है। सोचता हूँ पीट पाटूंगा, मर हो जाएगा, फिर किस तरह का मुकदमा चलेगा मेरे ऊपर।
बहुत लड़ाई बड़ी सीखा हूँ, मतलब क्या होता है, सीखते हैं ना ये, पता नहीं क्या क्या, बहुत ढंग ढंग की चीज़ें आती हैं मुझे। पुराने टाइम में बहुत योग योग करता था, तो अच्छा खासा योगी हुआ करता था। उस टाइम में बॉडी वॉडी मतलब कि क्या होती थी, बॉडी तो कभी बनी नहीं, मतलब हमेशा पतला ही ना, लेकिन योग वाली बॉडी एक अलग होती है, योगिक बॉडी। आज तक मैं कभी मोटा नहीं हो सका, बहुत ट्राई किया, बहुत बहुत लोग कहते हैं यार बैठ ही खाते हो, फिर भी सब मेटाबॉलिज्म है भाई। आ जा बताता हूँ। इसके थ्रू का बाबू 5 = 0, यहाँ आते हैं इसको करते हैं, ठीक है, आते हैं इसको करते हैं। चलो बाबू तुम लोग स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्मार्ट। बाबू एक क्यों है ना तुम्हारा, हाँ, ऊपर बाबू तुमने ऐसे क्या रखा हुआ है, सरफेस, ठीक है। मैं कह रहा हूं ए बाबू सरफेस जो है, ये जो पेपर है मेरा, ठीक है, एक क्यू से बाबू ठीक आधे आधे पे है ना, मतलब ये बिल्कुल सेंटर पे है ना, हाँ। मैं ऐसा करता हूं, ऐसा एक पेपर ऐसे 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 और नीचे क्लोज कर दूं, हाँ सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका सर एरिया बाबू A² है ना, हाँ सर A² है, ठीक है। गलती हो गई बाबू, गलती हो गई, फिगर बनाने में फिजिक्स वालों से गलती हो जा रही है, बताओ क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग बच्चों को। यही मुंह दिखाएंगे जो है भाई, और क्या होगा, नया नया थोड़ी ना लाएंगे अपने पास। ठीक है, गलती हो जा रही है यार, क्या किया जाए। नो नहीं, क्यूब समझो 6 सरफेस हो गए ना, बाहर का अंदर का। मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ बाहर से बनाने में। ऐसे एक बस में रटा हुआ है, ऐसे रखो, ऐसे रटो, ये मेरे को याद है। अब यहाँ पे अभी क्रॉस हो रहा था, मैंने लगा बार बार क्यों क्रॉस हो रहा है यार, ठीक है। अपने को S1 मिला, हाँ सर S2 मिला। तो लोग जानते हो ए अपना ए वाला सरफेस बाहर वाला, ठीक है, ए बाहर वाला सरफेस ए वाला, S5, और अंदर वाला बाबू, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गलती हो गई, बस जान लो अंदर वाला S6, ठीक है, अंदर वाला S6, ठीक है, बाहर वाला S5 S6। बाबू S6 जो है, ये जानो सब A/2 डिस्टेंस में है, सब बराबर आधी दूरी में है। अपने को मालूम है फाई टोटल कितना हुआ, फाई क्लोज्ड कितना हुआ बाबू, फाई क्लोज्ड सरफेस कितना हुआ तुम्हारा, सर फाई क्लोज्ड हुआ Q/E/0, Q कितना हुआ, Q/E/0, क्लियर है, हाँ सर Q/E/0 क्लियर है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ छोटी सी बात बताओ बाबू, मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि सारे सब A/2 डिस्टेंस में ना, A/2 हाँ क्लियर है, तो इसका मतलब सबके थ्रू फ्लक्स सेम होगा, सबके थ्रू फ्लक्स सेम होगा, तो इसे मैं लिख देता हूँ फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S6 बराबर Q/E/0। हाँ सर सही है बाबू, अगर इतना है तो मैं सीधे लिख देता हूँ फाई S × 6 Q/E/0। हाँ तो फाई S Q/6/0। क्या हुआ बाबू, सर फाई S Q/6/0। समझ आ गया, हाँ सर आ गया। आगे करें बाबू, चलो बाबू अगली क्लास में अपन करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, गॉट इट। अपन आज की क्लास को यहीं थोड़े में विराम देते हैं। बाकी मेरा मूड तो था कि मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराऊं, लेकिन समझ ही सकते हो ना। बाय बाय, मिलेंगे जस्ट अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए क्या कहें, आप लोगों को धन्यवाद दें कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अच्छा आप लोग धन्यवाद दीजिएगा आज, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।